सदन से अनुरोध करूंगा कि पूरी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप लोगों के महबूब नेता अभिनंदन, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में यहाँ आए हुए पूरे इस सदन से अनुरोध करूंगा कि एक बार ताली बजाकर भाई का अभिनंदन स्वागत करें। मंच के ऊपर जितने साथी बैठे हुए हैं, मेरा अनुरोध है कि वो सामने की कुर्सियों पर आ जाए। भाई मोहब्बत और अशोक जी का कितना प्यार प्रेम मोहब्बत है। मेरा अनुरोध है दीपेंद्र जी के साथ श्री संदीप सिंह जी और अशोक बुआनीवाला जी ही आगे बैठेंगे, बाकी साथी जो है ना सामने आए। श्री दीपेंद्र जी, अशोक जी, संदीप सिंह जी व लाल सिंह जी। साथियों से मेरा निवेदन है कि कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। साथियों से निवेदन है भी अव्यवस्था न फैलाएं। भाई साहब, सभी का स्वागत हम करवाएंगे, कार्यक्रम रहेगा, अपना स्थान ग्रहण करें। भाई ईश्वर जी का स्वागत है, भाई राजकुमार जी का भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, भाई राजूमान जी पहुंचे इस कार्यक्रम में, सभी का स्वागत है। आप मंच के पास जो साथी खड़े हैं ना ईश्वर जी, एक बार सामने बैठ जाए जिससे मैं कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सकूं। भाई पवन बुआनीवाला जी पहुंचे हैं, हार्दिक अभिनंदन। जितने भी समाज के प्रबुद्ध आदमी हैं आ जाए। राजपूत समाज के भाई दीपेंद्र सिंह जी को लाल सिंह जी पहनाते हुए, वीरेंद्र सिंह जी, कैप्टन सुरेश जी, वीरेंद्र सिंह जी, समाज के जितने भी प्रबुद्ध बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो सहर्ष स्वीकार करते हुए श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी राजपूत समाज की इस पगड़ी को देखिए, मान सम्मान कितना है। उन्होंने अपने पिता तुल्य बुजुर्ग के रूप में लाल सिंह जी आप आगे आए। तेजचंद अग्रवाल जी भी पहुंचे। नंदगाम से हमारे पास एक पूरी टीम पहुंची है। धीरज जी पहुंचे हैं, उनके बेटे पहुंचे हैं, बहुत से साथी ऐसे पहुंचे हैं। मेरी एक सरकेश्वर कौशिक जी ब्राह्मण रक्षा संघ से आगे आए भाई, स्वागत करेंगे। जाओ। उसमें सबसे पहले तो आपने टाइम निकाला और हम उम्मीद करते हैं कि भाई जो डिनर का कार्यक्रम है तो आप अपना कुछ ना कुछ भोजन ग्रहण करके जाएंगे। एक जो स्पेसिफिक मांग अभी पीछे फसल में बड़ा भारी नुकसान हो गया बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से और बेमौसम बारिश से हमारे प्रदेश के किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और इसमें सरकार से हमारी मांग है कि कम से कम 25,000 से 50,000 तक आकलन करा के, डॉक्टर साहब ये इधर आ गए, आओ डॉक्टर साहब, 15 खबर के अंदर कही भाई हमारी मांग है कि 25 से 50,000 तक किसानों की मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए। सरकार तुरंत किसानों की मांग मानते हुए स्पेशल गिरदावरी कराकर, क्योंकि कई जगह 100% नुकसान हो गया है, किसानों को ये मुआवजा तुरंत देने का काम करे। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, लेकिन उन्होंने कोई समय सीमा नहीं रखी है। हमारी मांग है कि 15 दिन में, क्योंकि नहीं तो हमने देखा है पिछले कई सीज़न में जब अनसीजनल रेनफॉल की वजह से जो नुकसान हुआ, खराबा हुआ, उसका मुआवजा मिलते मिलते साल 2 साल हो जाते हैं, किसान को बड़ा दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो समय सीमा तय हो, 15 दिन के अंदर मुआवजा सरकार डिक्लेयर करे, ये हमारी मांग है। इसके साथ साथ गेहूं की खरीद अब शुरू होने जा रही है। गेहूं की खरीद में नमी और कालस की वजह से गेहूं की खरीद में कोई बाधाएं ना हो, क्योंकि इस बार बारिश कोई किसान के हाथ में नहीं है। बारिश किसान का तो वही गेहूं पहले था वही था, लेकिन सरकार बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाकर FCI की तरफ से किसानों को बड़ा भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बात
नहीं होनी चाहिए। कालस और नमी में किसानों को रियायत मिले, और अगर सरकार 15 दिन के अंदर ये नहीं करती तो हम किसान के साथ सड़क पे आके, संसद और विधानसभा में तो उठाएंगे ही, लेकिन सड़क पे आके भी इस बात के लिए आंदोलन करने के लिए हम विवश हो जाएंगे। ये आज हमारा भिवानी ज़िले में 2 प्रोग्राम थे। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा धनाना गांव में था। हमारी प्रिंट मीडिया के साथी भी मल्होत्रा साहब, 2 कार्यक्रम थे आज। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम धनाना गांव के अंदर बेहद सफल कार्यक्रम रहा। रिकॉर्ड उसमें हाजिरी रही धनाना कार्यक्रम में। आपका फ़ोटो भी आई होंगी, नहीं तो आ जाएंगी। और उसमें मैं हमारे पूर्व CPS रामकिशन फौजी जी का भी बहुत को भाई बधाई देता हूँ। उनके बड़े अथक प्रयास रहे उस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए, सफल बनाने के लिए। और आज हमारा एक संवाद कार्यक्रम जो भी आपने देखा, मैं अशोक वानीवाला जी को विशेष बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से इनके प्रयासों से इस संवाद कार्यक्रम में भी भिवानी शहर की क्रीम यहाँ पे देखने को आई। अलग अलग मार्केट के प्रधान, व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग, अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ के अलग अलग लोग यहाँ पे आए। और ये जो दोनों कार्यक्रम की सफलता इस बात का प्रतीक है कि आज चाहे शहर हो चाहे गांव हो, लोग बदलाव हरियाणा में चाहते हैं, सरकार से दुखी हैं और बदलाव के लिए आशा और उम्मीद भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। अब आपके जो प्रश्न है वो हम प्रश्न के लिए हमने अपना बता दिया, मेन हेडलाइन भी बता दिया आपको, और हमारे दोनों प्रोग्राम भी बता दिए। देखिए आज आपका सर का जन संवाद है। मैं धनाना गांव में गया था, वहाँ पे मेरे को ये जानकारी मिली कि ये तो जन संवाद है ही नहीं, ये तो बड़ा मैं समझता हूँ कि एक विशेष कार्यकर्ता संवाद भी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे लिस्ट बना के और बहुत ही लिमिटेड आदमी, कहीं 25 आदमी कहीं 50 आदमी, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्या नंबर है, लेकिन लिमिटेड आदमियों को बड़ा लिस्ट बना के बड़ा आई कार्ड इशू करके, आपकी जानकारी होगी वैसे क्या है, उन लोगों से इंटरेक्शन कराया जा रहा है। जो जन संवाद एक ओपन तरीके से होता है, वो तो जो है, हम तो विपक्ष में हैं लेकिन फिर भी हम ओपन तरीके से 24 घंटे हमारा तो वो रहता है। तो ये जो सरकार को किस बात का, ये 9 साल तक तो आए नहीं। इस सरकार में 9 साल तक गांव स्तर पे, शहर में, वार्ड स्तर पे कार्यक्रमों का संवाद करने का कोई प्रचलन नहीं हुआ। शब्दावली का प्रयोग किया गया। ये वही घमंड है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता उठो, अपने हाथ में डंडे ले लो और किसानों की पिटाई करो, और अगर कोई जेल में चला जाएगा तो उसको नेता बीजेपी बनाएगी। और यही शब्दावली अपने आपने यहाँ देखी। ये मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे थे, ये उनके अंदर बैठा घमंड बोल रहा था, अहंकार बोल रहा था। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण शब्दावली थी। आज जनता के समक्ष बोले कि आज ये बोला कि भाई कि आप मेरे से बड़े हैं क्या। इस रूप से जो मैं समझता हूँ कि घमंड और अहंकार की भाषा नहीं होनी चाहिए। ये तो जन संवाद नहीं है, ये सरकार का अहंकार संवाद है। ये हम जन संवाद इसको नहीं करार देंगे, इसको अहंकार संवाद करार देंगे। अहंकार संवाद 50 पैसे के लगभग बढ़ोतरी, बिजली 50 पैसे बढ़ी है हमारी सरकार में। आपको पता है कि एक बड़े उद्योगपति समूह जिसका नाम विडंबक रिपोर्ट में आ गया, राहुल गांधी जी ने प्रश्न चिन्ह उठाया कि देश की तमाम बीजेपी की सरकारें उसको फ़ायदा पहुंचा रही हैं। हम नाम लेंगे उस समूह का तो बीजेपी वालों को तकलीफ़ होती। हमारे समय में अदानी ग्रुप के साथ 2 रुपये 94 पैसे में 25 साल का समझौता करार हुआ था। बीच में 2019 में उस समूह ने बंद कर दी बिजली देनी, और हरियाणा सरकार 11 रुपये तक की भी बिजली खरीदने पर विवश हो गई बाहर से, और 11 रुपये तक की बिजली खरीद कर पूर्ति करी हरियाणा के उपभोक्ता की। कितना कर्ज बढ़ा हरियाणा पे, इसीलिए कर्ज बढ़ा है। जो कर्ज बढ़ने की बात होती है ना कि काम कुछ किया नहीं लेकिन कर्ज का कैसा बढ़ गया। और उसके बाद उसी समूह ने अब हरियाणा की कैबिनेट ने सप्लीमेंट्री समझौता कर दिया, जो आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ। क्योंकि पावर परचेज एग्रीमेंट सरकार के साथ 25 साल का होना, उसके बाद चेंज नहीं होता।
लेकिन उसने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करके उसको बढ़ाकर 3 रुपये 20 पैसे कर दी बिजली, और 1400 मेगावाट बिजली आनी थी उसको घटा के 1100 मेगावाट पे ले आए। तो रेट बढ़ा दिया, बिजली कम। कहने का मतलब ये है कि ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है कि जो आज बिजली का 50 पैसे यूनिट, आज जो बिजली का जो दर है वो महंगा हुआ है। ये हमारी ये जो जेपीसी की मांग है वो यही मांग है, हरियाणा के उपभोक्ता के ऊपर बोझ डालो, गरीब आदमी के ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर, और एक पर्टिकुलर उद्योगपति समूह का स्टॉक प्राइस ऊपर जाए। ये कोई देश हित में है या नहीं है, मगर इसकी जांच देश हित में है कि नहीं है, ये आप लोग, क्योंकि एक मुद्दा रह गया था आपसे कि इसके भाजपा के भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच हो। ये जांच की मांग करना कोई अपराध है क्या? जांच की मांग कर रहे हैं, जो भी विपक्ष का नेता उसकी जांच की मांग करता है उस पर सरकार हमलावर हो जाती है, और उसके बाद आवाज़ को दबाने के लिए सरकारी तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी जांच की मांग हम करना चाहते हैं। है जी, इसके बारे में आपके क्या विचार? ये बिल्कुल नहीं सर, ये सही बात है, कोई बात नहीं, मैं जवाब, ये सही बात है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार लागू करे। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा में नहीं लागू हो सकती, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे हर पड़ोसी राज्य में लागू हो गई। राजस्थान में लागू, हिमाचल प्रदेश में लागू, पंजाब में लागू, दिल्ली में लागू। 2 जगह कांग्रेस की सरकार है, 2 जगह आम आदमी की सरकार है। 4 प्रदेशों में लागू ओल्ड पेंशन स्कीम। हरियाणा जो कि सबसे आगे होता था प्रदेश वित्तीय रूप से, हुड्डा सरकार में हरियाणा सबसे ज़्यादा आगे माना गया, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम कर्जा था हरियाणा पे। आज वो हरियाणा कह रहा है कि बाकी प्रदेश तो राजस्थान, हिमाचल सारी जगह लागू हो गया, बोला हरियाणा में नहीं कर सकते। तो ये दुर्भाग्य है, पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार हम कहते हैं, मैं फिर ये मांग दोहराता हूँ कि भाई ये तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ, ये MP MLAs की 1 टाइम पेंशन होनी चाहिए। ये जो इसको बढ़ा देते हैं, इसका कोई, मैं इसको सही नहीं मानता। कहना चाहता हूँ, ये 71,000 करोड़ था कर्जा हरियाणा पर 2014 में, इनके वित्त मंत्री के पहले बजट में है ये, नंबर 1। मगर उससे भी ज़्यादा सीरियस बात यह है कि केवल इस साल पे हरियाणा में 84,000 करोड़ का कर्जा तो इसी साल बढ़ गया। ये भी इनका वित्त मंत्री बता रहा है। जो कर्जा हरियाणा बनने के बाद से 2014 तक देश की आज़ादी, टोटल कर्जा सारी सरकारों का, सारी चीज़ बनाकर, जिसमें इतने हरियाणा में मेडिकल बन गए, इतने हरियाणा में स्कूल बन गए, ये तो स्कूल बंद कर रहे हैं, इतने हरियाणा में कॉलेज बने होंगे, कितनी हरियाणा में रेल की लाइन, कितनी थर्मल कारखाने, कितनी सरकारें, टोटल खर्चा जो कर्जा था 71,000 करोड़ था, जिसको ये 93,000 करोड़ इन्होंने आज चुका है मुख्यमंत्री जी ने। मगर इन्होंने तो इस साल में 84,000 करोड़ का कर्जा लिया है, और कंपनियां अपने कॉन्ट्रैक्ट से हटके एक्सपेंसिव बिजली आप ले रहे हो, जो पेटेंटली अनएक्सेप्टेबल है। तो जो मैं समझता हूँ, और लॉ की बाउंड्रीज के बाहर है, इसकी तो यही तो बात है सारी हमारी बात। सरसों का जो रेट था, देखो इसमें 2 बातें हैं, गेहूं और सरसों का रेट। सरसों फिर ये लंबा हो जाएगा वैसे, मगर सरसों का जो MSP है, आज उस MSP से 500 से 1000 रुपये कम किसान को मिल रहा है। सरसों में MSP लागू की जाए। हमारी मांग है कि MSP से कम एक भी दाना नहीं खरीदा जाए। गेहूं में इस बार पूरी वर्ल्ड मार्केट में 3,000 से ऊपर भाव चल रहा है गेहूं का, मगर सरकार ने निर्यात रोक दिया। किसान ही क्यों मारा जाता है हर बार? इस सरकार ने जो निर्यात चल रहा था, जो अभी तक चल रहा, सीज़न से पहले तक चल रहा था, तो यानी कि मिडल मैन एक्सपोर्टर उसका लाभ उठा रहे थे, अब वो निर्यात बंद कर दिया। और FCI ने 3 लाख टन गेहूँ अपना ओपन मार्केट में FCI ले आई, जिसकी वजह से जो मार्केट MSP के ऊपर हो गया था भाव गेहूँ का, वो दोबारा से, तो इसमें किसान मारा गया दोबारा। तो इस सरकार की बयान दिया है सर, इस सरकार की नीति तो अंदर चला गया है, दूसरा भी अंदर चला गया है। एक हरियाणा में ही दिया था क्या? ये मेरे को देना बयान, पहले देखेंगे फिर जवाब दूंगा। आपको व्हाट्सएप भेजता हूँ।
जोड़ रही है क्या कांग्रेस के साथ? निश्चित तौर से। आपको याद मैं दिलाना चाहूँगा, पिछली बार 75 पार का नारा था, ABP न्यूज़ 85 दिखा रहा था, लेकिन हरियाणा का मतदाता कुछ और चाह रहा था। 40 बीजेपी, 31 कांग्रेस और केवल मात्र 3900 वोटों का फर्क, 3900 वोट्स हरियाणा जैसे बड़े स्टेट में। अगर हमारी ज़्यादा आती तो हमारी 36 सीट आती और बीजेपी 35 सीट आती। तो लोग इनके परफॉर्मेंस से पिछली बार इतने खराब थे, अब तो ये लुटेरी जेजेपी भी घुसी हुई है अंदर। तो बदलाव पक्का है, निश्चित है। तो इस बार कांग्रेस की कितनी सीट लोगों की तरफ से आएगा।